एक बार फिर से बढ़ चुकी है। सम्राट चौधरी एक कड़क मार्ग सीएम आवास पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अब चूंकि मंत्रियों ने शपथ ले ली है, विभागों का बंटवारा किया जाना है और ऐसे में नीतीश कुमार के आवास से कड़क मार्ग सम्राट चौधरी पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई है। इस आधे घंटे की बातचीत में मंत्रियों के विभागों की सूची तैयार कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक किसी भी वक्त मुख्यमंत्री आवास से सूची लेकर अधिकारी राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल को सौंपा जाएगा। पूरी सूची राज्यपाल को देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसमें विधानसभा सत्र की घोषणा की जाएगी, जहां स्पीकर का चुनाव होना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रविएस नारायण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई और आपको बता दें कि अभी से थोड़ी देर पहले जो है वो सम्राट चौधरी यहां पे पहुंचे थे और नीतीश कुमार के साथ लगभग आधे घंटे की बातचीत में तमाम जो मंत्री हैं उनके विभागों की जो सूची है वो तैयार हो गई है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक पोर्टफोलियो जो है वो पूरी तरह से तैयार है और आपको बता दूं कि अभी से किसी भी वक्त जो है वो थोड़ी देर में यहाँ से पोर्टफोलियो जो है अधिकारी जो है वो लेकर के राजभवन जाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ से मुख्यमंत्री आवास से और ठीक सामने जो राजभवन है यहाँ से अधिकारी जो है वो पूरी पोर्टफोलियो लेकर के भी राजभवन पहुँचेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे और जहाँ से पोर्टफोलियो की जो है ये घोषणा होगी। इस घोषणा के ठीक बाद जो है माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कैबिनेट की जो बैठक करेंगे और उस कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा फैसला ये होने वाला है कि आखिर विधानसभा सत्र जो है किस तारीख को बुलाया जाए, क्योंकि उस विधानसभा के सत्र में जो स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर है उसका चुनाव होगा। और तो यहाँ पे आपको बता दें कि पूरी जो सूची है विभागों की यह पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार है कि यहाँ से जो अधिकारी हैं वो लेकर के राजभवन जाएंगे और उसके बाद तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रविएस नारायण, न्यूज 18 पटना। और रविएस नारायण हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हैं। रवि, मंत्रियों के शपथ के बाद से विभागों का बंटवारा होना है, जो औपचारिकता है विधानसभा सत्र बुलाने की, और क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, और सबको इंतजार है कि जो मंत्रिमंडल के जो विभागों की जो सूची है, पूरी पोर्टफोलियो जो है उसकी घोषणा जो है वो आज होनी है। और आपको बता दें कि इसे लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई और जो पूरा पोर्टफोलियो है वो तैयार हो गया है और थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ से अधिकारी लेकर और सीधा जो है वो पहुँचेंगे राजभवन में और राजभवन को सूची सौंपी जाएगी और उसके बाद जो कैबिनेट की बैठक होगी और जिसमें विधानसभा का सत्र का जो है उसकी घोषणा होगी, जहां पे स्पीकर का जो चुनाव होना है। लेकिन सबको इंतजार है इस पोर्टफोलियो को लेकर के, जिस ढंग से मंत्रालय का गठन हुआ है और जिस ढंग से नए मंत्री, नए चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए हैं इस पूरे मंत्रिमंडल में। कई नए चेहरे हैं जो पहली बार बने हैं विधायक, जिसने जो अभी तक विधायक नहीं बना वो भी मंत्री बने हैं। कई महिलाएं हैं जिनको जगह दी गई है। उन तमाम लोगों को जो मंत्रिमंडल का जो पद है, कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, इसे लेकर के जो चर्चाएं जो हैं वो तेज है और माना जा रहा है कि कई ऐसे विभाग जो है जो उनकी रुचि और उनके काबिलियत के हिसाब से दी जाएगी। श्रेयसी सिंह है, नया जो दीपक प्रकाश है उन्होंने लिया है। तमाम लोगों को लेकर के जो है वो कवायद जारी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये सूची जो है वो सामने आ जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए आपका रविएस नारायण। और देखिए, एनडीए में सत्ता में आने के बाद से जेडीयू नेता विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जो हमारी वापसी हुई है, सत्ता पर काबिज हुए हैं, यह जनता के भरोसे का एक प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जो हमारा गठबंधन है, जो नीतीश कुमार का काम है, विजन है, उस पर जनता भरोसा करती है और हम उस भरोसे पर इन 5 सालों में खरे भी उतरेंगे। बिहार की जनता के विश्वास का प्रतीक ये तो जोड़ी भारतीय राजनीति की अभी तक के इतिहास में सबसे हिट जोड़ी है। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में और नीतीश जी
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। इन दोनों की जो आपसी समझदारी है, जिस ढंग से दोनों ने साथ काम किया है, बिहार भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जैसा कि प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया है, बिहार का विकास और भी तेज गति से होगा। और चलिए इस बीच प्रशांत किशोर संबोधित कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। कभी नहीं हुआ कि सरकार ने गरीब तबके के करोड़ों वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा है, 5.5 रुपया दैनिक के हिसाब से। ये साधारण बात नहीं है। आप जब संविधान लिखा जा रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है, जाकर पढ़िए। उन्होंने कहा कि मैं देश, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत उन चंद देशों में है जहां आजादी के बाद पहले दिन से यूनिवर्सल वोटिंग का राइट है कि गरीब से गरीब आदमी भी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। अमेरिका जैसे देश में अधिकार मिलने में 10 को लग गए। इस देश में यह अधिकार रहा है। और बाबा साहब ने कहा कि मैं लोगों को हथियार नहीं, उनको वोट का अधिकार दे रहा हूं। और वो वोट के अधिकार से ही पूरी व्यवस्था बनती चलती है। सरकार चुनाव के पहले योजना निकालती है कि जो लोग भी गरीब हैं, जो लोग, आप जो कैबिनेट का डिसीजन है उसको पढ़िए, उसमें लिखा गया है कि जो लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते हैं और जो सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, वो सारे परिवार के लोग, उनको 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। और फिर अगले 1 महीने तक सरकारी व्यवस्था लगाकर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट खरीदा जाता है। उनके पीछे सरकार की व्यवस्था लगती है, वो पैसा लेकर बदल ना जाए। उनको जीविका के समूहों से जोड़ा गया, उनको जीविका की दीदियों को उनके पीछे लगाया गया कि भाई तुम जाकर इसी पर वोट करना। ये हुआ है, तब आपको ये प्रचंड बहुमत दिख रहा है। कल गांधी मैदान में लोग शपथ ले रहे हैं, शुचिता की शपथ ले रहे हो। तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। प्रशांत किशोर लगातार कई बार मीडिया से मुखातिब इस बीच हो चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे। कल जो शपथ ग्रहण मंत्रियों का हुआ, उसको लेकर के आरजेडी ने कई सवाल उठाए हैं। खास करके परिवारवाद को लेकर के आरजेडी की तरफ से सवाल पूछे गए हैं कि आखिर ये एनडीए में परिवारवाद कैसा है, जिसका विरोध लगातार नीतीश कुमार करते रहे हैं। इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि पॉलिटिक्स में जितनी पार्टी ज़रूरी है, उतना ही अब परिवार भी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इक्का दुक्का पार्टी ऐसी बची है जिसमें परिवारवाद नहीं है। और यही वजह है कि बिहार में चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद एक बार फिर से पॉलिटिक्स में परिवारवाद का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। कल जिस तरह से मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, उसको लेकर अब आरजेडी ने एनडीए पर परिवारवाद को लेकर सवाल उठा दिया है। खासकर आरजेडी के निशाने पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है। अब देखिए, जीतन राम मांझी और इनकी फैमिली ट्री क्या कहती है, इसे भी समझिए। संतोष सुमन जो बेटे हैं जीतन राम मांझी के, और कल जब शपथ हुआ तो मंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ भी ली। बाकी दीपा मांझी, वो भी बहू हैं, एमएलए हैं। दामाद और समधन, दामाद प्रफुल्ल कुमार मांझी भी विधायक के तौर पर जीत कर आए। ज्योति देवी भी, जो समधन है जीतन राम मांझी की, वो भी जीत करके आए। तो ये पूरा परिवार जो है वो सियासत में है। और जो एक बेटे हैं संतोष सुमन, जिनको मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया गया मांझी की तरफ से। दूसरी तरफ आरएलएम की अगर बात करें, आरएलएम में कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी इस बार विधायकी जीत करके आई। दूसरी तरफ दीपक प्रकाश, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनको मंत्री बनाया गया और माना यह जा रहा है कि उनको विधान परिषद बाद में भेजा जाना है। इसी को लेकर के अब आरजेडी ने ये सवाल उठाए हैं। एक बार फिर से वो फैमिली ट्री आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा, जो इस बार चुनावी मैदान में थी सासाराम, और वहाँ लगातार चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो क्षेत्र में करते रहे उपेंद्र कुशवाहा। वहाँ से उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जीत कर आई। चर्चाएं हुई कि वो मंत्री बनेंगी, लेकिन इसके साथ साथ दीपक प्रकाश, जिनको आगे किया गया और उनको इस कैबिनेट में जगह दी गई, कल उन्होंने शपथ भी लिया।
तो देखिए ये परिवारवाद नजर आ रहा है और इसी परिवारवाद पर आरजेडी ने हमला बोला है। मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं, आरजेडी के प्रवक्ता बयान में सुनाते हैं। हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाते थे, आज तो सब सामने है। इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। ये तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। प्रधानमंत्री मोदी लगातार परिवारवाद पर निशाना भी साधते रहे। इसलिए हमने कहा कि अब ये क्या कहेंगे, जिनके वो सूप में ही हजारों छेद हो, वो चलने पर क्या सवाल खड़े करेंगे। और देखिए आरजेडी ने जब प्रहार किया तो जेडीयू भी कहां चुप बैठने वाला था। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी कह रहे हैं कि शायद आरजेडी अब तक परिवारवाद की बात समझ नहीं पाई है। अगर प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, तो ये शायद हम कह सकते हैं कि परिवारवाद है। लेकिन बाकी जो योग्य लोग हैं, अगर उस परिवार से जुड़े हैं, तो वो राजनीति में आ सकते हैं। परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद कहते हैं राजा का बेटा राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, उसके बाद कोई परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद का मतलब है, हमारा भाजपा का परिवारवाद का लगता है इतना दिन से वो परिभाषा भी नहीं समझ पाए। परिवारवाद का मतलब है कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अब आपको जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने अब आरजेडी के परिवारवाद पर ही करारा हमला कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल को तो परिवारवाद पर बोलने का नैतिक दायित्व और बोध भी नहीं है, क्योंकि आप तो परिवारवाद के उस संस्करण के हैं कि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है। नहीं तो आखिर क्या उपलब्धि है? ना अनुभव उनके पास, केवल लालू जी का बेटा होने के चलते विधायक नहीं, सीधा तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जनता भी मुस्कुरा रही है कि 100 चूहा खाके बिल्ली चली हज करने। अब देखिए इधर शाहनवाज हुसैन ने भी आरजेडी पर हमला बोला है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, सुनाते हैं। जो मेडल दुनिया में जीत के आई, उसको सेवा का मौका मिला और आरजेडी के लोगों को कोई कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, तो कह रहे हैं परिवारवाद के 10 लोग हैं। वो पहले से विधायक थे, कई जो बने हैं वो लोग बीजेपी के नेता हैं। अब बीजेपी के जो नेता के परिवार के लोग हैं, वो बीजेपी में काम नहीं करेंगे तो क्या लालटेन पकड़ेंगे जाके? जब जिनके पिताजी नहीं हैं, नितिन नवीन जी के पिताजी नहीं हैं, श्रेयसी सिंह के पिताजी नहीं हैं, ये लोग तो बीजेपी में ही काम कर रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो कि किसी सदन के मेंबर नहीं है, उसको लेकर के आरजेडी के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारे एलाइज हैं, उन्होंने तय किया कि उनके जो विधायकों में की जगह अपने पुत्र को बनाएं, क्योंकि वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने जो नाम दिए वो नाम तय किया गया और एक युवा को मौका दिया, पढ़ा लिखा नौजवान है, क्यों इतराज़ हो रहा है किसी को? वो एमएलसी बनेगा और फिर मंत्रालय में अच्छे से काम करेगा। और देखिए इस बार के बिहार चुनाव में कांग्रेस बहुत बुरा प्रदर्शन की, जिसको लेकर के समीक्षा हुई और इस बीच 43 नेताओं को शो कॉज नोटिस जाता है। नोटिस जाने के बाद से ये कांग्रेस नेता नाराज हो जाते हैं और ये अब नोटिस से नाराज नेता धरने पर बैठ गए हैं। सदाकत आश्रम में धरने पर बैठे हैं। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं। अल्लावरू और राजेश राम को हटाने की मांग कर रहे हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए। संजय, जिन 43 नेताओं को नोटिस भेजा गया था, इनकी नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है, क्या तस्वीर वहां से सदाकत आश्रम से? जी बिल्कुल, देखिए जिन 43 नेताओं को नोटिस जारी किया गया था उसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं। तो शोकॉज मांगा गया था इन सभी से और इनको जवाब देना था, लेकिन इन्होंने जो प्रदेश नेतृत्व है उसको ही चैलेंज कर दिया और इसके खिलाफ शोकॉज नोटिस का तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जो शोकॉज जारी किया गया है इसके खिलाफ ये धरना पर बैठ गए हैं। और अभी कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम की तस्वीर यही है कि जो बागी खेमा है उससे भरा हुआ सदाकत आश्रम, काफी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं
और धरना प्रदर्शन पर ये बैठकर और लगातार नारेबाजी हो रही है यहाँ पर। और जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा लवड़ू, इनको हटाने की ये मांग कर रहे हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या और बढ़ती जा रही है। आज कांग्रेस का पार्टी जो कार्यालय है वो बंद है, लेकिन फिलहाल जो बागी हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। पार्टी के बैनर के साथ, झंडे के साथ और तख्तियों के साथ ये नेता पहुंचे हुए हैं और लगातार जो प्रदेश नेतृत्व है उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी राहुल। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, आरजेडी की हुई करारी हार के बाद से अब आरजेडी ने आरोप लगाना भी शुरू कर दिया है। कई ऐसी सीटें आरजेडी की तरफ से गिनाई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो पोस्टल बैलेट था, जो पोस्टल वोट थे, उसे रद्द कर दिया गया। और ये आपको हम पोस्ट भी दिखा रहे हैं, लिखा है कि जबरन बेईमानी से हराई गई सीटों के झकझोरने वाले आंकड़े। नबीनगर विधानसभा का जिक्र किया गया है, जहां आरजेडी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि यहां 112 वोटों से आरजेडी हारती है, 132 पोस्टल वोट यहां पर रिजेक्ट किए गए। दूसरी सीट अगियाओं का भी जिक्र किया गया है कि 95 वोटों से यहां सीपीआई एमएल उम्मीदवार की हार होती है और 175 पोस्टल वोट रिजेक्ट हुआ, इसी कारण यहां पर यह हार होती है। संदेश का भी जिक्र किया गया है, जिसमें आरजेडी का आरोप है कि 27 वोट से आरजेडी की हार हो गई, जहां 360 पोस्टल वोट जो है वो रिजेक्ट किया गया। देखिए, बिहार में चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसमें किस तरह का खेल हुए यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। नबीनगर में 112 वोट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की पराजय हुई, जिसमें से 132 पोस्टल बैलेट के वोट रिजेक्ट किए गए। अगियाओं में 95 वोट से भाकपा माले के उम्मीदवार की पराजय हुई, जिसमें 175 वोट बैलेट पेपर के रिजेक्ट किए गए। और संदेश विधानसभा में 27 वोट से राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी की हार हुई, जिसमें पोस्टल बैलेट के 360 वोट रिजेक्ट किए गए। इस तरह से बिहार में जो चुनाव परिणाम आए हैं यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से खेल किए गए। अब देखिए, आरजेडी ने जो इस पर पोस्ट किया, जो आरोप लगाया, इस पर जेडीयू नेता विजय चौधरी का भी बयान सामने आया और इसका है कि इस आरोप का कोई मतलब नहीं बनता, निर्वाचन आयोग ने इन लोगों को जवाब दे दिया है। उनके द्वारा आरोप लगाना ये कोई नई बात है। वो तो आज आरोप लगाए, कल अपने भूल जाते हैं। जब चुनाव आयोग या दूसरे लोग कहते हैं कि अगर आपके आरोपों में दम है तो उसको प्रमाणित करिए, तो फिर अपने ही आरोप से अलग हो जाते हैं। तो इस तरह के आरोप का कोई मतलब नहीं होता है। आप एसआईआर में वोट चोरी का मुद्दा नहीं सुने थे कि एक देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और दूसरे उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम उतावले थे। दोनों ने मुल्क के बिहार की जनता को कितना गुमराह किया था कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। तो देखिए, एक तरफ आरजेडी ने 3 सीटों का जिक्र किया है और कहा है कि पोस्टल वोट यहां पर रद्द किए गए, जिस वजह से उनके प्रत्याशियों की हार होती है। दूसरी तरफ एनडीए ने भी एक जो आंकड़ा है वो साझा किया है, जहां बेहद कम अंतर से हार जीत हुई है। रामगढ़ सीट की अगर बात करें, यहां पर बीजेपी की हार हुई, जीत बीएसपी की हुई और 30 वोट का अंतर यहां पर हुआ। ढाका की अगर बात करें तो बीजेपी हार गई, आरजेडी की जीत होती है 178 वोट से। फारबिसगंज सीट से बीजेपी हारती है, कांग्रेस यहां जीतती है, 221 वोट का अंतर होता है। चनपटिया, जहां बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में 602 वोट और बीजेपी यहां पर हारती है। जहानाबाद की जो सीट है वो जेडीयू लूज करता है, आरजेडी यहां से 793 वोट से जीत दर्ज करता है। एनडीए का यही कहना है कि सिर्फ आप अपनी सीटें कुछ गिना रहे हैं, लेकिन कुछ हमारी भी सीटें देखिए जहां पर काफी कम अंतर से आपकी पार्टी के नेता जीते हैं। हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं, जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप अलग ही राग अलापे हुए हैं कि पोस्टल वोट जो है रद्द हुआ, इस वजह से आप लोगों की हार हुई। तो ऐसी कई सीटें हमारी भी है। तो देखिए, दिलीप जायसवाल ने इस बात का जिक्र किया है और इन सीटों का उन्होंने जिक्र किया है कि अगर गड़बड़ी हुई रहती तो ऐसा थोड़ी है कि हम भी इस तरीके से हार गए होते इन सीटों को। तो देखिए, संजय जायसवाल
का भी बयान सामने आया। तो देखिए अलग अलग जो बीजेपी के नेता हैं वो इस आंकड़ों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं और आरजेडी को जवाब भी दे रहे हैं। अगर कोई बेईमानी की स्कोप भी होता अगर इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो हम रामगढ़ के 30 वोट से हारते। हम ढाका चुनाव जीत गए थे, पोस्टल बैलेट के कारण हम चुनाव हारे हैं। हमारा चनपटिया का है, आपका फॉरबिसगंज है, बहुत सारी कंस्टिट्यूंसी है जहां हम पोस्टल बैलेट के चलते चुनाव हारे हैं। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी बहुत बड़े बड़े नेता हैं, पर उनमें से किसी के भी बच्चों को टिकट पार्टी ने नहीं दिया। और जो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पहले वो कसम खाएं कि लालू यादव का परिवार आरजेडी में शामिल नहीं होगा। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।